सलाम लाल सलाम। कॉमरेड पाठक साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो मैं जो है ना, मैं उधर का आदमी हूँ, यहाँ आप लोग खड़े हो, मेरे को उधर ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उधर से शुरू कर रहा हूँ। आप सभी हजरात, हमारे बहनों, मेरे माता की उम्र में तो यहाँ कोई है नहीं, बहनी बोलेगा ना, कुछ बच्चे भी है तो नातन जैसी लगती है क्योंकि हमारे नातन का लंबाई है 6 फुट, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। देखो, और कई साल उम्र है आपका, कितना उम्र वैसे ही हो तो, और यहाँ पर सारे नेता लोग ही बैठे हैं, किसका नाम लें किसका नाम नहीं लें, ये तो पहलवान का जरूर लेंगे क्योंकि ये प्रेसिडेंट है और शशि जो है वो जनरल सेक्रेटरी, तो इनका नाम तो लेना ही पड़ेगा। रवि रेड्डी का नाम लेने का मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोग बहुत हमको नए साल का मुबारक देते रहे। मैं 3 साल इधर नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि कोविड था, इसलिए नहीं आया, वो इसने बताया रेड्डी ने, तो 3 साल का आपको वो मैं बधाई दे रहा हूँ, 3 साल की नए वर्ष का जिसका नहीं दे पाया था इस साल के साथ। मैं 2 दिन यहाँ हूँ, आज हूँ और कल हूँ, और कल ही मैं आया हूँ। आप लोगों के सबसे बड़े जो मसले हैं आज के डेट में वो है एनपीएस। उसकी कल एक मीटिंग थी दिल्ली में, जिसमें ये जो एनजीएसी है, जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन, और हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के करीब 86 प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित थे। सुबह 10 बजे से लेकर 3:15 बजे तक की मीटिंग वहां पर चली, और ये फैसला ये हुआ कि एनपीएस के सवाल पर एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। लेकिन मैंने जब इस सवाल पर कुछ बातें रखी जो हम पिछले दिल्ली में हम लोग धरना कब बैठे थे, अक्टूबर में हम लोग, आप लोग बहुत से लोग गए थे यहाँ से, जो धरना पे बैठे थे एनपीएस के सवाल पर। आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में भी आया था, फेसबुक वगैरह सब जगह आप लोग पढ़ चुके हो। तो ये एक स्थिति थी जो हम लोगों ने सरकार तक पहुंचाई, और अभी भोपाल में एक रेलवे का सम्मेलन हुआ, उसमें मुझे बुलाया गया। उस सम्मेलन में, ये 17 तारीख की बात, पिछले 17 तारीख के सम्मेलन में हमको बुलाया गया। पूरा दिन उनका सम्मेलन चला, उसमें बहुत से नेता लोग मंच पे बैठे थे। तो मैंने उनको कहा, नेता लोगों को कहा कि अभी ये 40% है, 45% है, अगर अभी इनकी आवाज को बुलंद नहीं किया जाए, मतलब एनपीएस वालों को, तो जिस दिन ये 51% हो जाएंगे तो आपकी आवाज बंद कर देंगे और अपनी आवाज बन के आपकी कुर्सी में बैठ जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? आप एक अभी 40% 45% है जो एनपीएस वाले हैं, बाकी ओपीएस वाले। अब धीरे धीरे ओपीएस जा रहा है,
रिटायर हो रहा है और एनपीएस की मेजॉरिटी हो रही है, तो जिस दिन एनपीएस ये सोचेगा कि अब लीडरशिप हमारे हाथ में होना चाहिए, ये नेता लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको उखाड़ के फेंक देंगे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, पूरा हॉल, मतलब वो उनकी दिल की व्यथा थी, ये उनका दिल की आवाज था ना, पूरा हॉल गूंज पड़ा। तो हमने बोला सुन लो, आप रेलवे की बैठे थे नेता, हमने बोला आप सुन लो ये क्या कह रही है हॉल। तो उनको आनंद फानंद में समझ में आया और इसके लिए 7 तारीख को ऑल ओवर इंडिया की मीटिंग बुलाई गई। मैं ये नहीं कहता हूं कि मीटिंग से क्या होने वाला होता है, प्रोग्राम लिया गया है, 6 महीने का एक इंटेंसिव प्रोग्राम है, जो है चार्ट मेरे पास, मैं रेड्डी को दे दूंगा, आपके ऑफिस में रख देंगे, आप लोग देख लेंगे। तो ये एक अचीवमेंट है जो आपने जंतर मंतर पर अक्टूबर में बैठा है, उसका सभी लोगों के कान खड़े हुए हैं। कुछ लोग जो है ना, नेता लोग, कुछ नेता मगरे होते हैं, मगरे आप समझते हैं, कुंडली मार के बैठे रहना और अपना नेतागिरी बताते रहना और अपना धौस भी बताना, मैं नेता हूं ये भी बताना, ताकत है ये भी बताना, और आपको अपना धौस भी बताना कि मेरे से ज्यादा बात नहीं करोगे, मैं तुम्हारी ऐसे नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं उधर का आदमी, मुझे ये सब ताम झाम, ये सॉल बील सब आप दे रहे हो, सर्च में ले रहा हूं, लेकिन असहज महसूस करता हूं, सहज नहीं रह पाता। वक्त बड़ा आसान नहीं, तो अगर वक्त आसान नहीं है तो तूफान से तो टकराना होगा ना, बिना तूफान से टकराए वक्त आसान नहीं हो सकता, और वही टकराने की ये प्रक्रिया चल रही है। मैं अभी आपके जीएम से मिल के आ रहा, यहां से आने से पहले आपके सब नेता लोग बैठे थे, ये कभी बताएंगे, मेरे सवाल बड़े तीखे रहते, बेवाक रहते, गुड मैन आई नो, उनको भी मैंने कुछ 2-4 सवाल किए, लेकिन ये अच्छा है कि हम यहां तक पहुंचे हैं कि लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन और एनपीएस के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो वो एआईडीएफ लड़ रहा, कोई नहीं। तो अधिकारी लोग बहुत जल्दी क्रेडिट यूनियन के लीडर लोग की तारीफ नहीं करते हैं, वो बहुत जल्दी, आप इधर बैठ जाइए, काफी जगह, यहाँ बैठ जाइए ना, प्लीज, हाँ गुड, तो ये जो लीडर लोग हैं, जो अफसर लोग हैं, वो बहुत जल्दी आपका तारीफ नहीं करते, लेकिन आज जो है वो आपका तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जुड़े हैं, वो भी जुड़े हैं। अभी आपके जीएम को मैंने बताया कि एक कमेटी बनी है जो कॉरपोरेशन के खिलाफ, कॉरपोरेशन के फेवर में एक स्केल लाने जा रही है, मतलब आपका स्केल, पे स्केल, जैसे अभी जिसका 40,000 है उसको 70,000 कर देंगे, ऐसा कुछ उनका चल रहा है। सब जो मैं कह रहा हूं वही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन स्केल को बहुत बढ़ा के बताएंगे। क्यों बढ़ा के बताएंगे? इसलिए बढ़ा के बताएंगे कि आप उस जाल में फंस जाओ, और जब उस जाल में आप फंस जाएंगे तो कॉरपोरेशन के लिए ऑप्ट करेंगे, और जिस दिन आप कॉरपोरेशन के लिए ऑप्ट करोगे उस दिन से इस फैक्ट्री को बंद करने का उनकी मुहिम चालू हो जाएगी। अदरवाइज नहीं कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। जब तक सरकारी कर्मचारी रहोगे
ये फैक्ट्री उनके पिताजी नहीं बंद कर सकते, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। कॉर्पोरेशन जिस दिन बनेगा, अगर बंद भी कर सकते हैं तो एची बंद करेंगे तो यहां लाएंगे सब, ये वो बंद करेंगे तो देव रोड इधर आएगा या इधर से देव रोड होगा, इतना ही होगा इन दी लोकल एरियाज। अदरवाइज अगर आप ऑप्शन दे देंगे तो बहुत नुकसान उठाओगे। इसीलिए मैंने स्केल बोला, आपके कुछ नेता लोग भी बैठे थे, हम लोग 70,000 कर देगा स्केल मिनिमम, तो आपको लगेगा हमको बहुत पैसा मिल गया। क्या महीना मिलेगा? स्केल चालू होते ही आप छटनी चालू हो जाएगा। ऐसे ही बीएसएनएल में फंसे थे लोग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ उसका नाम था, समझ में आया? उसको बनाया बीएसएनएल। उस जमाने में 25 साल पहले 1,000 रुपया बहुत मायने रखता है। उस समय आपका 1,000 रुपया बेसिक पे नहीं था, 1,000 रुपया बढ़ा दिया गया और एक टेलीफोन टिल सर्विस या लाइफ टाइम ऐसा कुछ था, आपको फ्री दिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? बीएसएनएल खत्म हो गया। अभी मेरे पास एक फोन है, इधर तो बज रहा, पूरा मैं बॉम्बे में जैसे घुसूंगा उधर एमटीएनएल आ जाता, तो बंद हो जाता। तो हमारी बहू ने, डॉटर इन लॉ ने, उनको एक किसी का, अपने किसी फ्रेंड का जियो का सिम दिया। ये लोग, तब मैं इन लोगों से जियो से बात करता, क्योंकि आपको रखता नहीं है, आपके जीएम को भी मालूम है कि 70,000 करोड़ का अगर अडानी वो रखेगा, टारगेट रखेगा डिफेंस में, तो आप 17,000 करोड़ टिक पाओगे क्या? आपका किधर भी जगह नहीं है। ये समझ में आना चाहिए। एक मिस्टर उपाध्याय थे, तू गया था मेरे साथ उस मीटिंग में, तेरे को गया था, क्या नाम था उसका, एनजीओ जो था, बता था। बहुत तर्क होने के बाद उपाध्याय ने मेरे को बोला कि पाठक जी, हमको, आपको किसने बोला कि हम ये एनजीओ जो है ना, मास्टर जनरल ऑर्डिनेंस, वही ऑर्डर देते हैं आपको? तो बोला, पाठक जी आपको किसने बोला कि मैं खरीदना नहीं चाहता हूं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से? उन्होंने बोला, इनफैक्ट I am more comfortable to purchase everything from ordnance factory so that we should not get a black name. मतलब घूसखोरी वगैरह होती है, तो बोले वो नाम से हम, हमारी बचत है और आप हमको बेस्ट ऑफ एबिलिटी में हमको जो चाहिए हमको देते हो। फिर उसकी बर्बादी खड़ी हो गई, उसकी बर्बादी खड़ी हो गई। इसीलिए कॉर्पोरेशन के सवाल पर और एनपीएस के सवाल पर आज के डेट में दो लड़ाई। पहला, नो एनपीएस, दूसरा नो कॉर्पोरेशन। बहुत लोग कह रहे हैं कॉर्पोरेशन तो हो गया, तो उसके बाद क्या करना? ये जो देश है, ये कोई अमित शाह का बाप का नहीं है। ये साल लोग कौन है जानते हैं आप? नोबडी नोज। वो बहुत चिल्लाता है ना, SARs are not Indians. They have come from Iran. They have come from Iran. Who was Sikandar? Go through the history. Sikandar was Shah. They are. मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं, ये उनके वंशज हैं। आज हिंदुस्तान में वो अपने आप को धर्मो रक्षति रक्षता का नारा दे रहे हैं। आप भी बहक जाते हो। मैं जो बोल रहा हूं उसको टेप कर लो और जाके ढूंढो कि पाठक जी सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। मैं ये बात इसलिए बोला, मेरा उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। मैं इसलिए बोला
कि ये भारत की संपत्ति को इनके पूर्वज पहले से ही लूटने के लिए आते रहे, अब खुद आके यहाँ बैठ के लूट रहे हैं और दूसरों को दे रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। इनका धर्म है यही, इनका धंधा है यही कि हिंदुस्तान को लूटो और 2-4 लोगों को ऐसा बनाओ, उसके बाद उनको यहां से भगा दो विदेश। जितने मोदी सब पैसा लेके भाग गए। दूसरा मोदी बोलता मैं बहुत ईमानदार हूं। अरे तेरा बाप चोर तो तू भी तो चोर ही होगा ना, तो क्या बोलने का इसमें। इसीलिए कॉर्पोरेशन हो रहा है, मैं लड़ा हूं कॉर्पोरेशन। रेड्डी साहब इसके लोगों को मालूम है, एक कॉर्पोरेशन बना परफेक्ट रिफैक्ट्रीज, 9 फैक्ट्री हिंदुस्तान में थी, अब 9 बंद हो गई। क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो 10 साल वो जिंदा रहे बेचारे, और 10 साल बाद करीब पूरे सब मिला के 4,500 लोग बचे थे। तो 4,500 को ऐसे ही 4 या 5 साल की नौकरी थी, उनका मैंने पूरा तनख्वाह दिलवाया था सुप्रीम कोर्ट से लड़के खुद। नो एडवोकेट, आई वॉज द एडवोकेट। जज गुप्ता जी थे, जस्टिस गुप्ता खुद बोलते थे आप बोलिए, आपके वकील को आपसे ज्यादा मालूम नहीं है। और वो जज मुझे बुला के बोलता था कि आप बोलिए क्या बोलना है। वकील साहब पढ़ के बोलेंगे, आप तजुर्बे से बोलेंगे। तो वकील भी बोलता था, जिसको मैंने रखा था कलकत्ता के बंगाली दादा से, वो बोलते थे नहीं यही बोलेंगे सर, योर ऑनर यही बोलेंगे। हम अपने लोगों की एक आदमी की एक पैसा नहीं कटने दिया। जब बंद हो गया बिल्कुल क्या वाइंड अप हो रहा है, तो हमने बोला हमारा वाइंड अप कर रहे हो, अभी भी हमारे पास 5 साल सर्विस वाले लोग बचे हैं, तो उन सब लोगों को 5 साल की तनख्वाह मिलनी चाहिए। नहीं रखना, तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम्हारे बाप की फैक्ट्री है, तुम समझ लिए हो। क्योंकि पार्लियामेंट में तुम्हारा मेजॉरिटी है, हिंदुस्तान को कीड़े मकोड़े समझते हो, उनको लड़वाते हो आपस में। जिसने मेरा कोई नहीं लिया है, जिसने मेरा कुछ नहीं लिया, मेरा पड़ोसी है, सुबह मेरे को चाय पिलाता, उससे तुमने लड़वा दिया, इसलिए कि तू अपना पीता काट सके। तो हमको लड़ाने का कारण यही है कि हम उधर उलझे रहे और इधर पूरा देश साफ करते रहे। यही अभी की स्थिति, और दूसरी कुछ है नहीं। तो कॉर्पोरेशन के बाद भी कॉर्पोरेशन की लड़ाई लड़ सकते हैं। एक मोहन प्रकाश है, मैं बता रहा हूं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, जो टीवी में आते हैं, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। आप बोले अरे कांग्रेस का आदमी आपका मित्र कैसे हो गया? मैं बता रहा हूं, जनता पार्टी के टाइम में वो जनता पार्टी में थी। जब एस.एम. जोशी साहब हमारा नेतृत्व कर रहे थे जनता पार्टी में, तो वो जनता पार्टी में, बाद में उसके टूटने के बाद वो भी कांग्रेस के प्रवक्ता है। पहली बार मैंने बोला कि मोहन प्रकाश को, यार जब आप प्रवक्ता ही बन गए हो तो कम से कम कॉर्पोरेशन के खिलाफत तो कर दो। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने, मोहन प्रकाश के मुंह से निकला कि कांग्रेस पार्टी कॉर्पोरेटाइजेशन का खिलाफत करती है। तो भाई साहब अगर आप खिलाफत करते हैं तो कल पावर में आए तो हम तो आपके पास जाकर बोल सकते हैं ना। तो ये मत सोचिए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन ये सरकार उतरेगी 6 महीने के अंदर कॉर्पोरेशन खत्म। तब तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिंदा रहा। स्टेट को, यही मैं कल बोला, सॉरी परसों मैंने बोला कि 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं, 2 into 5 कितना होता है? 10 होता है, हम 4 मानते हैं, 8 करोड़। कितने करोड़ के वोट में? 35% के वोट में ये पावर में है, 6 करोड़ लोगों ने वोट किया। आप अपनी ताकत को पहचानो। हम टूटे हुए हैं, हमारे लोगों ने हमको बांटा है, हमारे लोगों ने हमको बांटा है। थोड़ा हिंट्स
इन्होंने दिया। क्यों बांटा है? उनको भ्रष्ट नेतागिरी पसंद है, भ्रष्ट नेतागिरी पसंद है। फेडरेशन कोई पैसा नहीं लेती आपसे, सिर्फ लेवी लेती है। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं, ट्रांसफर पैसा, पोस्टिंग पैसा, आना पैसा, जाना पैसा, फलाना लेवी, ठिकाना लेवी, लोगों का शोषण करते हैं और हमारे बीच में आपस में वर्कर को बांटते हैं। वर्कर भी सोच लेता है, अरे 50 रुपए देके अगर कल से प्रमोशन ले जाए तो रेड्डी के पीछे क्यों घूमूं? वो पैसा भी नहीं लेगा, प्रमोशन भी नहीं करा रहा। ये जो स्थिति बनी है ना, ये ऐसे ही लोगों की देन है, हमारे अंदर है। ये जो आपका दरवाजा है ना, इसके अंदर ये एक दिन दरवाजा के साथ गिरते हुए कभी नहीं देखा होगा आपने, अपने आप गिर जाता है। इसलिए गिर जाता है कि चौखट में घून लग जाते हैं और घून कभी दिखता नहीं है। तो हमारे अंदर भी घून है जो पूरी चौखट गिराने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन आप जैसे नौजवान बने हुए चल नहीं सकते हैं, हाँप रहे हैं, दोनों कानों में बोलने वाला डिवाइस लगा दी है, एक लाठी नहीं 4 लाठी टिकाए हुए हैं। तो ऐसे हालात में हमको काम करना पड़ता है। हम बड़े ऑड सिचुएशन में काम करते हैं। आपको मैं अपनी व्यथा तो नहीं बता सकता, लेकिन सिचुएशन बता सकता हूं कि भ्रष्ट लोगों के बीच में काम करना बहुत दुखद होता है। और आप कहते हो कितने भ्रष्ट हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। तालाब में अगर एक मछली भी गंदी निकल जाए और मर जाए, पूरा तालाब को सड़ा देती है। इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे और सिचुएशन में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, भरी मीटिंग में एक नेता कागज खड़े होके राजनाथ सिंह के सामने, मैं लड़ रहा हूं राजनाथ सिंह से, मेरे बाजू में बैठे थे वो, जैसे मैं बैठा था वो ऐसे बैठे, उनकी जस्ट साइड, मैं उनसे बहस कर रहा हूं। एक नेता उठ के खड़ा होकर एक पन्ने का कागज दे दिया और बोला कोई कारपोरेशन समर्थन है। एक तो हम सरकार को झुका चुके थे, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं बोल रहा हूं, सरकार असमंजस में तो थी। तो आप क्या करोगे? अंग्रेज आ गए मिर्जाफर के चलते, हैं? अंग्रेज आ गए मिर्जाफर के चलते, लंका जल गई विभीषण के चलते। तो बहुत तेरे इस लंका में विभीषण है, बहुत तेरे। एक कहावत आपने सुना है, आपको सुना हो? सुनो संस्कृत का। ये मैं नहीं समझ रहा कि मैं पंडित जी बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा, ये प्रैक्टिकल बात है। आप लोग को, बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता, फिर भी बोलता हूँ आप लोग को एक आध बार। असंभव हेम मृगस्य जन्म, असंभव हेम मृगस्य जन्म। हेम मतलब एनीबॉडी? नोबडी? नो, मृग होता है डियर। असंभव हेम मृगस्य जन्म, हेम मतलब सोना। तो सोने का हिरण होना बहुत असंभव है, हो ही नहीं सकता। असंभव हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया। उसके बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम जिसको बोलते हो, जिसने अपनी वाइफ को जला दिया, जलाया ना, वैसे क्या बड़ी खुशी खुशी कोई जलता है? उसको 50 लांछनाएं सुनाए तब जली होगी वो। तथापि रामो लुलुभे मृगाया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम को भी लालच आ गया उस हिरण पर। प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिना भवंती। कभी कभी बहुत होशियार लोग, बहुत लर्नेड आदमी का भी दिमाग जो है फिर जाता है और सोने की हिरण की तलाश में चला जाता है। तो कॉर्पोरेशन में सोने की हिरण की तलाश में नहीं जाना, नहीं तो लंका कांड होगा
और फिर लाखों मारे जाएंगे और सोने की लंका जल के राख हो जाएगी। ये सच्चाई है। रामचंद्र जी गए थे ना सोने का हिरण मारने। अगर आपको पता है कि सोने का हिरण नहीं हो सकता, उसके बाद भी मारने चले गए, तो दिमाग जब खराब होता है तो ऐसे ही होता है। अभी बहुत में उसमें तर्क लगाएंगे, अरे उनको तो सब पता था, सब पता था तो गाय गाय गई थी। जबरदस्त कुछ बोले, सब पता था तो गाय गई थे। वो सीता को बोल देते जाने दो, कुछ नहीं है तुमको, अभी दिखा दो असलियत उसका रूप, कुछ नहीं पता था। ये तो महिमा मंडित किया जाता है, महिमा बनाई जाती है ताकि आप खड़े हो जाओ, सही गलत का आपका खुद का सोच खत्म हो जाए और आप एक ऐसी सोच में लग जाओ जिसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हम चौतरफा लड़ रहे हैं, अपनों से लड़ रहे हैं, परायों से लड़ रहे हैं, देश में ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जो हमारे दुश्मन नहीं है लेकिन बने हुए हैं, और गद्दारों से तो लड़ ही रहे, उनसे तो आप भी लड़ रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है दो चीज, अभी दो मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। वन इज एनपीएस, गो बैक एनपीएस, एंड वन इज कार्पोरेटाइजेशन। निवेदन करने आया, पूरी फैक्ट्री को आपके तरफ से बताने आया कि 70,000 नहीं 7 लाख की बात को बेसिक पे बन जाए, उस जाल में फंसना नहीं, सोने का मरीज नहीं समझना उसको, नहीं तो बहुत नुकसान उठाओगे, नहीं तो फिर मुझे नहीं बोलना, फिर मुझे नहीं बोलना। अभी आपके जीएम से यही मैंने बोला कि आप ठीक है, आपसे बात हो गई, हमको थोड़ा ताकत मिल गया, उन्होंने पॉजिटिव वे में बात को लिया, उनको समझ में आया, तो चल रही है, ऐसा एक स्केल बनाने का चल रहा है। उसमें हमारे एक अधिकारी हैं, तो उनको हम लोगों ने खबर भिजवाया। उस कमिटी में ज्यादातर पीएसयू के लोग हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, और हमारा भी 1-2 अधिकारी। तो मैंने उनको सीधा बोला कि आप कुछ नहीं करना, आपको कोई स्केल मत बनाना, एक लाइन में आप लिख दीजिए कि अभी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, आज के डेट में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको प्रसार भारती, जो ऑल इंडिया रेडियो था, प्रसार भारती जैसा उनको रिटायर होने तक सरकारी कर्मचारी रहने दिया जाए, और अगर ये इंडस्ट्री, इसको तो चलना नहीं है, बता दिया कितने 1000 करोड़ का हिसाब, तो इसको चलना है नहीं है, तो हमने ये कहा कि प्रसार भारती की तरह से उनको खबर भिजवाया कि प्रसार भारती में ये एग्रीमेंट हुआ कि जब तक ये सरकारी कर्मचारी रहेंगे तब तक इनको टच नहीं किया जाएगा, और रिटायर होने के बाद जो नए इंडक्शन होंगे वो कॉर्पोरेशन में रहेंगे। एक बात ये है। दूसरा, आपका हड़ताल बंद हो गया, हम गए दिल्ली हाई कोर्ट, हड़ताल में प्रतिबंध लग गया था, सरकार को हटाना पड़ा कि नहीं हटा? सरकार ने हटा दिया, हमने कैसे हटा दिया? फिर लगाई। हम गए कॉर्पोरेशन के खिलाफ हाईकोर्ट मद्रास में, लिख के दिया सरकार ने, लिख के उनके अटॉर्नी जनरल में दिया कि आपकी सेवा शर्तों में कोई भी सुधार या कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बात खत्म हो गई। आपको क्या पड़ेगा? नाक में तेल डाल के सो लो, कहीं दस्तखत नहीं कर, कलम किसी का लेके खुद ही दस्तखत नहीं करते, वो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। If somebody sign of his own, I am sorry, I can't help it. So listen here, union. Listen here, union, and then do your work. Don't do yourself. I can only tell you this union is having a lot of younger generation. कल आपका है, not मेरा. Come forward. Helwan, come forward. ठीक है? मैं ये चाहता हूं कि
मेरे बाद पहलवान खड़ा होकर बोले कि मैं AIDF का अध्यक्ष हूं। इससे ज्यादा बड़ा खुशी नहीं होगा मेरे को कुछ। वो जो आदमी देख रहे हो ना, पहला चश्मा पहने, SM जोशी साहब, 1974 की बात थी। एक लाइन में बोल के इस बात को खत्म करूंगा। 74 की बात थी, हमारे ही कुछ लोगों ने हमारे ऊपर वार किया था। अस्पताल में भर्ती था, मुझे देखने आए थे और मेरे सिराने बैठ के बोले कि हमको AIDF का फ्यूचर लीडर मिल गया। और मैं तो बोला, देख मैं तो ये कल का AIDF का लीडर है, तेरे को समझ में आना चाहिए। इसलिए सब यंग जनरेशन, मुझे भी ये समझ में आना चाहिए कि आप लोग कल के AIDF के लीडर हो, आज का भले ही मैं हूं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जो भी बात है, अपने संगठन से सतत संपर्क रखिएगा, अपने संगठन को आगे बढ़ाइएगा। गलती से भी अपने संगठन को अभी कमजोर मत होने दीजिएगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा। और इतना ही कहना चाहता हूँ कि लड़ाई में हम कभी घबरा, मैं आपको बहुत साफ शब्द में बोलता हूँ, मैं किसी से भी टकरा जाता हूँ तो आप बोलोगे साला एड़ा है, किसी से टकरा जाता तो एड़ा हो। मैं एड़ा नहीं हूँ, जवाब भी मत रखो। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सच्चाई के रास्ते चलता हूँ, मैं ईमानदारी के रास्ते चलता हूँ, और यही सच्चाई हमको ताकत देती, यही ऑनेस्टी हमको ताकत देती है, वो मेरे डेडिकेशन हमको ताकत देती है। नहीं तो 56 साल 56 इयर्स हो गया आज के डेट में ट्रेड यूनियन में काम करते हुए। आप गिन लो, 67 में मैं यूनियन ज्वाइन किया, 67 क्या 66 ही था, फिर भी 67 से गिन लो, 67 से आज कभी बैठा नहीं, घर में परेशानी आई बहुत, ये तो आती रहती जाती रहती। अपने लिए जिए तो क्या जिए दिल जमाने के लिए। मैं तो ये बोलूंगा। इसलिए मित्रों और साथियों, और ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों के साथ। लंच भी होने वाला, क्या नहीं, अभी 12 बजे होता है ना, 12:30। तो आई मस्ट फिनिश। एनीथिंग एल्स टू से? तो ऑप्शन ही मैंने, हाँ, ये दो चीज पर हम काम कर रहे हैं अभी। ज्यादा स्केल फिस्केल के लिए ये लोग जा रहे हैं जैसे मीटिंग में, वहाँ क्या नहीं ये करते हैं। I have given all power to him. He is going there, he is deciding there, let him decide. Or I have not given anything. I don't give anything to anybody. His काबिलियत, आपकी काबिलियत आपको दिलाती है। मेरे को किसी ने कुछ नहीं दिया, काम किया मैंने, तो काम करने वाले को आप पीछे नहीं ढकेल सकते, और निठल्ले बैठे रहने वालों को आप आगे नहीं ला सकते। ये भी मैं आपको, तो प्लीज डू योर वर्क, हार्ड वर्क इन द यूनियन। ये 24 आवर्स का जॉब है। ट्रेड यूनियन 8 से 6 का जॉब, 5 का जॉब नहीं है, ये 24 घंटा काम करने का जॉब है। तो आप सभी माताओं, भगिनियों, क्या क्या सब जितना है आप लोग और हमारे मित्रों, मैं यही बोलना चाहता हूँ, हम फिर आएंगे और इसको पब्लिक को डिमोरलाइज नहीं होने देना। डोंट अलाउ द पब्लिक टू डिमोरलाइज। वी कैन अगेन फाइट, वी कैन अगेन विन। किसने सोचा था कि किसान के दोनों बिल वापस हो जाएंगे? हो गए कि नहीं हो गए? पार्लियामेंट में पास हुआ था, ये तो पार्लियामेंट में भी पास नहीं। और ये भी गलत है कि 2 साल तक वो रहेंगे। पार्लियामेंट एक्ट बोलता है PSU 5 साल तक रख सकते हैं, सरकार चाहे तो उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको 5 साल तक रख सकते हैं, सरकार चाहे तो उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, और आप चाहे नॉमिनेशन अपना विलिंगनेस दो चाहे मत। इसलिए लफड़ में फंसना नहीं, और इसको मुस्तैदी से हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। इंशाअल्लाह हमारा कल का दिन होगा और हम जीतेंगे, इतना मुझे विश्वास। आप सबको धन्यवाद और नमस्कार।